हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 6 सितंबर 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक से, इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू। सबसे पहले इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट का जेनेसिस समझना थोड़ा ज़रूरी है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ये इशू स्टार्ट हुआ था ट्रीटी ऑफ सगोली से, जो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच 1814 से 16 के जो एंग्लो नेपालीज वॉर थे उसके बाद ये साइन हुआ था। इस ट्रीटी के हिसाब से काली रिवर को ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच बाउंड्री डिक्लेयर किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये बनी कि जो ट्रायंगुलर रीजन है वो डिस्प्यूटेड है और अभी तक वहाँ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। मेन डिस्प्यूट एक्चुअली इस बात पर है कि महाकाली रिवर बनाने के लिए 2 स्ट्रीम्स आती है। अभी वो दोनों स्ट्रीम्स को ही काली बोला जाता है। इस वजह से क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि असली बाउंड्री अभी कौन सा स्ट्रीम फॉलो करती है। अब अगर एस्केलेशन की बात करें तो 2020 में ये इशू ज़्यादा बढ़ गया था। उससे पहले नेपाल ने अपने ऑफिशियल मैप्स में कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को इंडिया के अंदर ही दिखाया था। लेकिन नवंबर 2019 में जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद नया मैप इशू किया तो उसमें कालापानी एरिया को इंडिया में दिखाया गया था। नेपाल ने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया। फिर 2020 में नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर डाला। उसमें पहली बार कालापानी को अपने टेरिटरी में दिखाया नेपाल ने। एनालिस्ट का अकॉर्डिंग नेपाल का ये कदम शायद चाइना के बहस पर उठाया गया था, क्योंकि उसी टाइम 2020 में गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद सिनो इंडिया हॉस्टिलिटी पीक पर थी। लेकिन अब थोड़ा सिचुएशन चेंज हुई है। चाइना अब इंडिया के साथ कोऑपरेट करने की तरफ देख रहा है, मेनली यूएस को काउंटर करने के लिए। रिसेंटली अभी इंडिया और चाइना ने अनाउंस किया है कि लिपुलेख पास के थ्रू ट्रेड को रिज्यूम किया जाएगा, जो कि टाइज नॉर्मलाइज करने की एक पार्ट है। अब करंट न्यूज़ में नेपाल अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक डायलॉग पार्टनर है। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने चाइना विजिट किया है और उन्होंने तियानजिन में एससीओ समिट अटेंड किया। तो अपनी विजिट के दौरान उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट ही जिनपिंग के सामने लिपुलेख पास का इशू उठाया। ओली ने क्लियरली कन्वे किया कि लिपुलेख पास नेपालीज टेरिटरी है और उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन भी रेज किया कि इस पास के यूज़ इंडिया चाइना ट्रेड के लिए हो रहा है। लेकिन ही जिनपिंग ने इस पर सीधा जवाब दे दिया कि ये इशू जो है ये आपके बायलैटरल इशूज़ है, इंडिया नेपाल के बायलैटरल मैटर है। ये कहकर उन्होंने ये बात साइड कर दिया। तो चाइना ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अवॉइड किया। इस टॉपिक पर प्रिंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अभी चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, सेपरेट एन्यूमरेशन ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अभी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीवीटीजीज पहली बार 1973 में आइडेंटिफाई किया गया था देवर कमीशन के रिकमेंडेशंस पर। तब इन्हें प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स या पीटीजीज बोला जाता था। ये कैटेगरी स्पेशली उन ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बनाई गई थी जो बाकी ट्राइबल ग्रुप्स से कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थे। लेटर इन 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीटीजीज को रीनेम करके पीवीटीजीज कर दिया। अभी करंटली इंडिया में अगर पूछे आप लोगों को कितना पीवीटीजीज है तो आप लोग बोल सकते हो कि 75 पीवीटीजीज है और सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज कहाँ है, ओडिशा में पाए जाते हैं। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनका पॉपुलेशन या तो स्टैग्नेंट है या डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। इनकी टेक्नोलॉजी अभी भी प्री एग्रीकल्चरल स्टेज पर ही है। लिटरेसी लेवल्स एक्सट्रीमली लो है और इनकी इकोनॉमी अभी भी सस्टेनेंस लेवल तक लिमिटेड है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पीवीटीजीज के नॉर्मली देखा जाता है। करंट डेवलपमेंट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि अपकमिंग जो सेंसस है उसमें पीवीटीजीज को सेपरेटली एन्यूमरेट किया जाए। इस स्टेप का मेन एम है कि उन्हें हाउस होल्ड इंडिविजुअल और उनके यूनिक डेमोग्राफिक, कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक फीचर्स को कैप्चर करना है। नोट करना इंपॉर्टेंट है कि आज तक किसी भी सेंसस में पीवीटीजीज को सेपरेटली एन्यूमरेट नहीं किया गया है। ये हमेशा ब्रॉडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी के अंदर ही काउंट होते हैं, इंडिविजुअली नहीं कभी। इसी टॉपिक पर प्रिंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरी और आखिरी टॉपिक की तरफ, NIRF 2025 रैंकिंग्स, नेशनल इंस्टीट्यूशनल
रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2015 में डेवलप किया था, जिसका पर्पस था इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन को डिफरेंट कैटेगरीज और डोमेन्स के ऑफ नॉलेज के हिसाब से रैंक करना। इस फ्रेमवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंस्टीट्यूट्स एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन करें और साइमल्टेनियसली अपने ओवरऑल ग्रोथ पर फोकस करें। रैंकिंग के लिए ब्रॉड पैरामीटर्स इंक्लूड करते हैं, जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और पीयर परसेप्शन। अब करंट अपडेट ये है कि NIRF रैंकिंग्स 2025 रिलीज हो चुकी है और ये रैंकिंग्स का 10th एडिशन है। इस बार इंस्टीट्यूशंस को 17 कैटेगरीज में इवैल्यूएट किया गया है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें इंस्टीट्यूशंस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अगेंस्ट एसेस किया गया है, स्पेशली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर फोकस के साथ। फाइंडिंग्स अगर नेशनल लेवल पर देखें तो बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पोजीशन फिर से IIT मद्रास ने सिक्योर किया है और ये उनका कॉन्जिक्यूटिव 7th ईयर है। टॉप यूनिवर्सिटी का रैंक गया है IISc बेंगलोर को। इसी टॉपिक पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो एस्पिरेंट्स आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।